बीबीसी दुनिया में आज देखिए किस इलाके के लिए हो रही है रूस यूक्रेन में अब भीषण लड़ाई। बीते एक साल से यूक्रेन के डोनबास इलाके पर कब्जे के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं रूसी सैनिक, तो मुकाबले में डटे हैं यूक्रेन के सैनिक भी। डोनबास के लिए जारी लड़ाई पर दिखाएंगे फ्रंटलाइन से खास रिपोर्ट। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। रूस यूक्रेन जंग कौन सा मोड़ ले रहा है, बताएंगे आपको ताजा हाल, लेकिन पहले हेडलाइंस। तुर्की में फिर आया भूकंप, एक व्यक्ति की मौत, 70 घायल। दक्षिण पूर्वी मलात्या इलाके में कई इमारतों को गिरने की खबर। 3 हफ्ते पहले आए विनाशकारी भूकंप से तुर्की और सीरिया में मारे गए 50,000 से ज्यादा लोग। कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक गांव पर हमले की हो रही है निंदा। फलस्तीनियों का आरोप, इजरायली सुरक्षा बल उनकी हिफाजत करने में हुए नाकाम। हिंसा और आगजनी में कम से कम एक शख्स की मौत, 300 से ज्यादा घायल। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूरी पार्टी का आक्रामक रुख। बीजेपी पर लगाया गंदी राजनीति का आरोप, बीजेपी ने आरोप को बताया निराधार। और मिलवाएंगे क्वेटा के डांसिंग स्टार्स से, मुश्किलों से लड़कर कैसे बलोचिस्तान के कुछ गरीब हिंदू युवा बना रहे हैं अपनी नई पहचान। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। एक साल बाद भी जंग के मैदान में रूस यूक्रेन के सैनिक आमने सामने हैं, और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां हो रही है भीषण लड़ाई, और कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब जंग के एक साल के बाद भी मिलना बाकी है। कवर स्टोरी में इसी की चर्चा। रूस यूक्रेन युद्ध का ये दूसरा साल है। रूस पर बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप लग रहे हैं, और ये आरोप लगाया है संयुक्त राष्ट्र ने। जिनेवा में ह्यूमन राइट्स काउंसिल की 5 दिवसीय बैठक हो रही है, जिसकी शुरुआत में ये कहा गया। यूक्रेन पर रूसी हमले से मौजूदा दौर में मानवाधिकारों का बेहद उल्लंघन हो रहा है। हमले की वजह से बड़े पैमाने पर मौतें, तबाही और विस्थापन हुआ है। एक साल से चल रही इस भीषण लड़ाई में दोनों देशों की सेना को भारी नुकसान तो हुआ ही है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक हमले के बाद से यूक्रेन में कम से कम 8,000 आम लोगों की मौत भी हुई है। वहीं यूक्रेन के 1 करोड़ 40 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। डोनबास का रणनीतिक रूप से अहम शहर है बुग्लेडार। वहां से बीबीसी संवाददाता ओला ग्वेरेन की ये रिपोर्ट। बुग्लेडार शहर के नजदीक जंगल के बीचों बीच हमने जंग को करीब से देखा। रूसी सैनिकों को रोके रखने की रोज की लड़ाई, जो जीत भी नहीं रहे लेकिन हार भी नहीं मान रहे। शहर के अंदर से यूक्रेनी सैनिक मोर्टार दाग रहे हैं और तेजी से आगे बढ़ते हैं ताकि वो खुद दुश्मन का निशाना न बन जाएं। कभी एक संपन्न कोयला खनन शहर अब एक बंजर जमीन है। हम सैनिकों के साथ फ्रंटलाइन की ओर बढ़ते हैं, जो जंग का केंद्र है। उनके कमांडर, जिनका कोड नेम बीस्ट है, वो बीती रात से लड़ रहे हैं। सबसे नजदीकी रूसी पोजीशंस कितनी दूर हैं? 1 किलोमीटर के अंदर। 1 किलोमीटर। हम सावधानी से आगे बढ़ते हैं। रूसी सैनिक यहाँ तक नहीं देख सकते, लेकिन आसमान से वो ये जगह देख सकते हैं। हमें अभी अभी तुरंत झुककर इस दीवार के पीछे छिप जाने के लिए कहा गया है। सैनिकों ने कुछ सुना है, शायद कोई रूसी ड्रोन है। उनकी फ्रंटलाइन करीब 500 मीटर दूर है। ये कह रहे हैं कि रूसी सैनिक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उन्हें रोक रहे हैं। इन क्षतिग्रस्त इमारतों में कई लोग रह रहे हैं, बिना बिजली और गर्माहट के, बिना शांति और सुरक्षा के।
बमबारी के बीच सुरक्षा गियर पहने पादरी ओलेह टेक्चेंको लोगों तक मदद पहुंचाकर उन्हें थोड़ी राहत दे रहे हैं। Наше нахождение здесь, помощь людей, это вопрос их не... ये जीने मरने का सवाल है। हम ब्रेड और पानी लेकर आते हैं। Естественно, мы везем. इसमें बहुत खतरा है, Да, риск огромный, но и цена там важна, это цена लेकिन ऐसे करके हम जिंदगियां बचा पा रहे हैं। граждан, наших соотечественников. वो कहते हैं रुकिए, एक व्यक्ति के लिए एक ही ब्रेड है। वैलेंटीना अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। 73 साल की वैलेंटीना कहती हैं कि वो और कहीं नहीं जा सकती। Боимся, конечно, но а что делать? हम डरे हुए हैं, लेकिन जीने के अलावा हम और कर भी क्या सकते हैं। Ведь не скажешь, что не стреляй. आप नहीं कह सकते कि गोली मत मारिए, वो उनका काम है और जिंदगी बचाना हमारा। जंग से पहले यूक्रेन में कई लोग अच्छी जिंदगी जी रहे थे, जैसे कि 9 साल के जुड़वा बच्चे रुसलन और डेनिस, जो इस फैमिली वीडियो के स्टार हैं। वो हमेशा साथ रहते थे, लेकिन रूसी बमबारी ने उन्हें जुदा कर दिया। उनकी माँ अनस्टासिया मुझे सेंट्रल यूक्रेन के एक पार्क में ले गई। पिछले सितंबर हुई गोलीबारी में डेनिस की मौत हो गई थी। Возле моих ног лежал, говорю, ну мне бы по ногам. वो मेरे पैरों के पास था। Даже если в него, ну что не в нос, वो गोली मुझे क्यों नहीं लगी? который прям так. А Руся тут вокруг него. रुसलन चिल्ला रहा था, Вставай, Деня, вставай. टेनिस उठो। Деня говорит, вставай тут. डेनिस की कब्र पर लगी ये तस्वीर उसकी मौत से 2 दिन पहले ली गई थी। रुसलन स्वीकार नहीं कर पा रहा कि उसका बेस्ट फ्रेंड जा चुका है। वो डेनिस के फ़ोन से खुद को मैसेज भेजता है। इस बच्चे की मौत के भयानक हादसे की परछाई ताउम्र इस माँ का पीछा करेगी। एक परिवार, एक बच्चे का चले जाना और रूस की जंग का 1 साल। और रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया तो कुछ ही दिनों के भीतर क्राइमिया से हमला कर रूस ने यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। ये कैसे हुआ, जानिए बीबीसी संवाददाता अब्दुल जलील अब्दुरासुलोव की इस रिपोर्ट में। 1 साल पहले यही वो पल था जब रूस ने क्राइमिया से यूक्रेन पर हमला किया था। रूसी सैनिक कुछ ही घंटों में यूक्रेन में 100 किलोमीटर से ज्यादा अंदर तक दाखिल हो चुके थे और कुछ ही दिनों में उन्होंने स्विट्जरलैंड से बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। एक हफ्ते से भी कम समय में रूसी सैनिक यहां मिकोलाइव शहर के बाहरी इलाके तक पहुंच गए, जहां उन्हें कड़ी चुनौती मिली। हालांकि उन्हें पीछे धकेल दिया गया, लेकिन रूसी सैनिकों ने क्राइमिया से एक सकरे जमीनी रास्ते को कैसे पार किया, कैसे इतनी तेजी से दक्षिणी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। रूसी सैनिकों को रोकने के लिए खाड़ी के इस रास्ते में तमाम पुलों और नहरों को तोड़ा नहीं गया था, लेकिन क्यों? अधिकारियों का कहना है कि वो अभी भी इसकी जांच कर रहे हैं। यूक्रेन की सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ओलेक्सी डेनिलोव को लगता था कि हमला 22 फरवरी को होगा, और एक रूसी कमांडर से मिला ये सीक्रेट मैप इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की पुष्टि करता है। डेनिलोव का दावा है कि अफरा तफरी से बचने के लिए उन्होंने हमले से निपटने की तैयारी गोपनीय तरीके से की। जरा सोचिए, देश के राष्ट्रपति को ये कहना पड़े कि प्यारे देशवासियों, 2 हफ्तों में हमें एक जंग लड़नी होगी, तो इससे अफरा तफरी मच जाती जिसे कोई काबू नहीं कर पाता, और रूस बिल्कुल ऐसा ही चाहता था। लेकिन दक्षिणी यूक्रेन में हुआ घटनाक्रम यह बताता है कि वो तेजी से बढ़ते रूसी सैनिकों से निपटने के लिए तैयार नहीं थे। खेरसोन इलाके से यूक्रेन के सैनिकों को पीछे हटना पड़ा था, क्योंकि रूसी सैनिकों की संख्या उनसे ज्यादा थी। एक टैंक कंपनी के कमांडर एवगनी पलचेंको ने खेरसोन शहर के नजदीक सामरिक रूप से महत्वपूर्ण एंटोनोव ब्रिज की 2 दिन तक हिफाजत की। आधी रात के वक्त भीषण लड़ाई शुरू हो गई। रूसी सैनिक मोटार, फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर रहे थे। तोपों से लगातार बमबारी हो रही थी। उनकी टैंक यूनिट ने जिस तरह इसका सामना किया, उससे मिकोलाइव को रूसी हमलों से निपटने के लिए कुछ और दिन मिल गए। इस शहर ने जिस तरह हमले का मुकाबला किया, उससे जंग की दिशा बदली, लेकिन उन्हें इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ी है। और वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद तुर्की में फिर आया भूकंप, इस बारे में जानेंगे एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। 3 हफ्ते पहले आए भूकंप की तबाही से अभी तुर्की संभल भी नहीं पाया कि बार बार आ रहे झटके खौफ बढ़ा रहे हैं। आज फिर वहां मलात्या इलाके में 5.2 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, जिसमें 1 शख्स की मौत हो गई तो 70 घायल हो गए। कई इमारतें गिरी हैं। राहत कर्मी वहां बचाव में जुटे हैं। तुर्की में भूकंप के बाद प्रभावित इलाकों में अंतर्राष्ट्रीय मदद पहुंचाने की रफ्तार भी तेज हुई है। और अब जोर इस बात पर है कि भूकंप में अपना सब कुछ गंवा चुके लोगों की जिंदगी वापस पटरी पर कैसे आएगी। बीबीसी संवाददाता लॉरा बिकर ने तुर्की में राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। पहले मदद पहुंचाने की रफ्तार धीमी थी, अब इसमें तेजी आई है। एक के बाद एक हेलीकॉप्टर से टेंट, खाना, दवाइयां प्रभावित लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। ये कह रहे हैं कि अब इसमें जगह नहीं है। यहाँ से हर दिन 100 से ज़्यादा विमान, हेलीकॉप्टर मदद लेकर उड़ान भर रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों से मदद मिलने में भी तेज़ी आई है। हम पहाड़ों के ऊपर से उस इलाके में हालात का जायज़ा लेने जा रहे हैं जहां इमरजेंसी के हालात हैं। तुर्की के इतिहास में ये सबसे बड़ा लॉजिस्टिकल ऑपरेशन है। उन्हें 100 किलोमीटर लंबी फॉल्ट लाइन के इलाके में राहत कार्य चलाना है। इस इलाके में हज़ारों लोग मदद के इंतज़ार में हैं। ज़्यादातर लोगों को इस राहत सामग्री की ज़रूरत है। हम हताए के पास राहत सामग्री पहुंचाने जा रहे हैं। ये इलाका भूकंप से सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अंताकिया शहर में भूकंप पीड़ितों का कहना है कि उन तक राहत पहुंचने में 2 दिन से ज़्यादा का वक्त लग गया। इस इलाके में भूकंप से कम 20,000 लोगों की मौत हुई है। कापिसुयु जैसे सुदूर इलाके में लोगों के रहने के लिए बेसिक शेल्टर इंतज़ाम करने में 2 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त लग गया। गांव वाले अपने पशुओं की देखभाल करने के लिए भी रुकने को मजबूर हैं। गोनूल ने भूकंप में अपनी बेटी को खो दिया। अब वो घर के अंदर रहने से डरती हैं, खासकर पिछले सोमवार को दोबारा आए भूकंप के बाद। हम डर के साए में रह रहे हैं। रात में ठीक से नहीं सो पाते हैं। हम क्या कर सकते हैं? बाहर भी नहीं जा सकते। बाहर काफी ठंड है। गोनूल जैसे लोगों की मदद की राह में ढेर सारी चुनौतियां हैं। कई एयरपोर्ट्स को नुकसान पहुंचा है और सुदूर इलाकों तक मदद पहुंचाने में दिक्कत हो रही है। अब ज़रूरतमंदों तक मदद पहुंचने लगी है, पर लाखों पीड़ितों तक लंबे वक्त के लिए मदद कैसे पहुंचेगी, इसे लेकर स्थिति साफ नहीं है। और करीब 60 लोग जो यूरोप में एक सुनहरे भविष्य की आस में निकले थे, एक खतरनाक सफर पर, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। दक्षिणी इटली के पास समंदर की लहरों ने उनकी नाव को तहस नहस कर दिया और 12 बच्चों समेत कई लोग मारे गए। नाव में पाकिस्तान के भी लगभग 2 दर्जन लोग सवार थे। देखिए बीबीसी संवाददाता विंसेंट मैकेवनी की रिपोर्ट। शनिवार रात को मेडिटेरेनियन में एक और बड़ा हादसा हुआ। सुबह तक प्रवासियों की नाव का सिर्फ मलबा ही बचा था। नाव को कैलेब्रियन तट के पास लहरों ने तहस नहस कर दिया। माना जा रहा है कि 150 लोगों को लेकर ये नाव पूर्वी तुर्की के इज़मिर से 3 दिन पहले रवाना हुई, पर 150 लोगों में सिर्फ 80 लोग ही जिंदा बचे, जिन्हें लहरों ने क्रटोनी शहर के तट पर पहुंचा दिया। बचाव कर्मियों को खराब मौसम में शवों को बाहर निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। माना जा रहा है कि दर्जनों लोग, जिनमें एक बच्चा भी था, डूब गए। क्षेत्रीय गवर्नर भी इस जगह पहुंचे। कैलेब्रिया हमेशा से लोगों का स्वागत करता रहा है। पिछले साल यहाँ 18,000 प्रवासी आए, पर हमें बाकी का यूरोप यूं अकेला नहीं छोड़ सकता। ऐसे हादसों को रोका जा सकता है, पर हम तो ऐसे ही हादसों के साथ जी रहे हैं और भविष्य में भी न जाने कितने और ऐसे हादसे देखने होंगे। खतरों के बावजूद छोटी नावों पर बैठकर यूरोप में दाखिल होने की कोशिश करने वालों के लिए इटली एक प्रमुख जगह है। साल 2023 की बात करें तो अब तक इटली में लगभग 12,000 प्रवासी दाखिल हो चुके हैं। साल 2022 में 1,05,000 से ज्यादा लोग यहाँ पहुँचने में कामयाब हुए और 1,300 से ज्यादा लोग या तो मारे गए या तो गुमशुदा हो गए। इटली की सरकार मानव तस्करों को जिम्मेदार ठहराती है और कहती है कि अब वो नावों को रोकेगी। मानव तस्करों की गैंग का शिकार बने ये लोग, जो बेहतर जिंदगी की तलाश में यहाँ आए थे, अब दुनिया में नहीं रहे। और वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद मिलवाएंगे पाकिस्तान के क्वेटा के डांसिंग स्टार्स से। इनसे मुलाकात एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। पाकिस्तान के क्वेटा में कुछ युवा डांस के जरिए गढ़ रहे हैं अपनी एक नई पहचान। क्वेटा के रहने वाले हिंदू युवाओं का एक ग्रुप, और इनके पास ज़्यादा साधन तो नहीं है, लेकिन ये अपनी कला के जरिए सिर्फ अपनी नहीं, दशकों से हाशिए पर धकेले गए अपने समुदाय को पहचान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्वेटा से पत्रकार सादुल्ला की ये खास रिपोर्ट। मेरा नाम कृष्णा है और मैं हिंदू बिरादरी से हूँ और कोयटा अख्तर मोहम्मद रोड शांति नगर से मेरा ताल्लुक़ है। कम से कम सर 5 साल हो गए इस ग्रुप को, ये ग्रुप बनाया है। कभी किसी लड़के के छत पे चले गए, कभी उसके घर चले गए, कभी पार्क में चले गए, कभी कोई ग्राउंड देख लिया वहाँ चले गए। दिन में हम लोग 2 घंटे रेसल करते हैं और शाम को 8 बजे स्टार्ट करते हैं, 10 बजे तक रेसल करते हैं। अगर लाइट नहीं होती है तो छत पे चले जाते हैं, यानी मोबाइल के ज़रिए से करते हैं। अगर लाइट होती है तो कमरे में रिलैक्स होके करते हैं। ये इलाका हमारा ऐसे है जैसे इंडिया में मुंबई है, छोटा मुंबई, इसको अक्सर लोग जानते भी छोटा मुंबई से। यहाँ हमारे कच्चे मकान हैं, कोई तो ऐसे है जो झुग्गियों में रह रहे हैं, और सर हमारे इलाके के लोग सारे गरीब हैं। यही इरादा है कि हम एक अपने शांति नगर की एक नई पिक्चर दिखाएंगे कि हाँ, हमारे शांति नगर में भी बहुत टैलेंट है। हमारे कुछ लड़के तो स्टूडेंट है जो अपनी स्टूडेंट की लाइफ कर रहे हैं, और कुछ लड़के हमारे ऐसे हैं जो सफाई वगैरह कर रहे हैं, जैसे दफ्तर हो गया कोई ऐसे। सर मैं खुद सफाई का काम कर रहा हूँ, और अभी तो यानी ये सफाई चल रही है, बस 10,000 15,000 सैलरी होती है लड़कों की, बस उसमें घर का भी चल रहा है, अपना भी हो रहा है। डांस शुरू किया था उस टाइम तो मुझे तो ये लगता था कि हम लोग बस खाली अपने लिए कर रहे हैं, कि बस घर में ही करो या अपनी शादियों में करो। अभी तो बलूचिस्तान में काफ़ी ऐसे हमारी जो नई यूथ है उन लोगों ने तो काफ़ी यानी कल्चर को हमारे ऊपर कर दिया है। तो यहाँ भी काफ़ी लोग हैं जो अभी इस चीज़ को समझने लगे, इवेंट में बुला रहे, शादियों में बुला रहे। अब्बू से मार खाते थे, भाई से मार खाते थे कि डांस नहीं करो, क्या करना है, ये वो, पूरी ज़िंदगी आप डांस ही नहीं करोगे, अपना कोई नया फ्यूचर बनाओ। तो हम भाई को भी यही कहते हैं, अब्बू को भी, भाई हमारा फ्यूचर अभी डांस ही है और कुछ भी नहीं। तो कला के जरिए जिंदगी बदलने की कोशिश। और आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @BBC सारिका पर। बीबीसी दुनिया में फिलहाल इतना है।